So, hello everybody. We just talked about vibration and oscillation. Now it's time to talk about. Um, let's talk about the characteristics of sound. What is sound? We talked about it that it's energy. Now the question is, uh, how does it flow and what is happening when sound is traveling? We know that sound is produced by a source, right? So one of the thing is that sound produced by any source is a wave. साउंड एक वेव है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे या कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट करे या कोई मेम्ब्रेन वाइब्रेट करे और उसके अलावा मेम्ब्रेन भी हो गया आपका पार्टिकल ऑब्जेक्ट. all these things, if they vibrate, they produce sound. So sound is produced by vibration. Yes, we can say that. Now thing is, what is happening when sound is, we say that sound is producing. So what happens if I have a source vibrates. Okay, source starts vibrating. Now this source, and there is this ear. Yeah, ear detects, हमारा कान डिटेक्ट करता है. Now what is happening during this time? Sound is produced by a source and there's the air here. So what does source do? Source starts vibrating. Source आपका यूँ to and fro vibrate कर रहा है. तो वो क्या करता है, अपने आसपास के पार्टिकल्स को भी to and fro vibrate कराता है. यहाँ के पार्टिकल्स भी, मीडियम में भी जितने एयर पार्टिकल्स हैं हर डायरेक्शन में, यहाँ वाले ऐसे, मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन सब को ये जो मैंने एरो, डबल साइडेड एरो बनाया, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस डबल साइडेड मोशन, द टू एंड फ्रो वाइब्रेटिंग मोशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑल द पार्टिकल्स. जैसे ही एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है, उसके आगे वाला अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. द वाइब्रेशन, you can say one vibrating membrane, vibrating source, that is vocal cords हो सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं. cords vibrate the surrounding air molecules, and these further vibrate the other molecules, other adjacent molecules. या एक अपने पास वाले को वाइब्रेट करता है, वो पास वाला अपने फर्दर पास वाले को वाइब्रेट करता है, एंड this vibration, this type of vibration happens throughout the medium. So basically what is happening, one vibrating body disturbed all the molecules across medium. मीडियम के अक्रॉस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबको उसने डिस्टर्ब कर दिया. सो दिस इज हाउ अ डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स. और डिस्टर्बेंस अगर ट्रैवल कर रही है तो क्या हो रहा है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने दूसरी को वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट किया यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की. सो जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और वही काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, फिर हमारा सोर्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है और वो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और पास ऑन कर रहा है. सो कौन सी एनर्जी हम कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी. पर हर वाइब्रेशन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है. तो यू कैन से दिस इज हाउ अ डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स, कैरिंग विद इट मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम. पार्टिकल्स के पास एक मोमेंटम भी आया है, पार्टिकल्स मूव करने लगे हैं तो दे हैव गॉट द मोमेंटम ऑल्सो. दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेव. एक वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैन कैरी विद इट एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड इट ट्रैवल्स अक्रॉस स्पेस.
ओके, वेव ट्रैवल्स अक्रॉस स्पेस, पूरे स्पेस में ट्रैवल करती है ये. नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये वेव ट्रैवल के स्पेस के अक्रॉस ट्रैवल भी कर रही है तो हु इज कैरिंग दिस वेव, दिस साउंड वेव. ओके, स्पेसिफिकली मैं साउंड वेव की बात कर रही हूँ. ओके, साउंड वेव के को कौन लेके जा रहा है? तो अब आप देखिए ज़रा, मैंने जब ये बनाया था सोर्स और एक ईयर बनाया था तो मैंने बीच में एक लाइन बनाई थी, पर सिर्फ ये एक लाइन है. ऐसी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो तैयार होते हैं, सारे पार्टिकल्स. या दिस वाइब्रेशन इज हैपनिंग थ्रू आउट, बड़ा सा एरिया कवर होता है पूरा. एक ये सोर्स है, वो सोर्स अपने आसपास का पूरा रीजन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कराता है. दिस विल कीप ऑन हैपनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. सो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मीडियम हैज़ स्पेस, मतलब जिस स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, स्पेस हैज़ एयर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑल्सो. जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं उस स्पेस में पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं. दीज मॉलिक्यूल्स कैरी ऑन द वेव्स, carry on the wave, carry on the disturbance, I would say, from one point to another, by vibrating at their own position. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. हम कह रहे हैं दीज मॉलिक्यूल्स कैरी ऑन द वेव, कैरी ऑन द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और ये कौन कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं. बाय वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजिशन, ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं. यानी कि व्हेन अ साउंड वेव्स ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंशन करना है. साउंड वेव ट्रैवल्स, इट डजंट कैरी, or you can say particles do not travel linearly from one position to another. अब ये देखिए, आप कहेंगे वाइब्रेशन में तो हो रहा है मैम, ये ए से बी, बी से ए तो जा रहा है. डोंट ट्रैवल लीनियरली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, पर एक बहुत बड़ा रेक्टिलिनियर डिस्टेंस नहीं हो रहा ट्रैवल कि आप उसे मेजर कर सकें. ओके, वो जस्ट अपनी हल्की सी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, और वो पोजीशन भी हमारी टर्म्स में देखा जाए तो आपको लगेगा कि वो वाइब्रेट कर भी नहीं रहा है. सो इट पार्टिकल्स डोंट ट्रैवल लीनियरली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, दे ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशंस. इट्स ओनली द एनर्जी, द डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स. सिर्फ एनर्जी और डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, साउंड एनर्जी और डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, ये नहीं ट्रैवल करते पार्टिकल्स. पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट ही करते हैं. तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं. उन्हें लगता है कि जब मैंने बोला तो मेरे गले के पास वाली हवा दूसरे के कान के पास पहुंच गई. हमारे कान में एक क्या होती है, एक और मेम्ब्रेन भी होती है जिसे कहते हैं ईयर ड्रम, और वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. यहाँ पे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और वो फर्दर हमारा ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिग्नल्स भेजता है, और वही सिग्नल्स हमारा ब्रेन डिकोड करता है. ह्यूमन ईयर क्लास 9 के सिलेबस से कट चुका है, तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी. ये हो गया है. अब बात यह है कि इतनी सारी बातें हमने सोचने के लिए निकाल दी. अब सोचना यह है कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो अगर मैं सोर्स वोकल कॉर्ड ना लेके एक ट्यूनिंग फोक ले लूँ, कि ट्यूनिंग फोक है जो वाइब्रेट कर रहा है, आपने उसको पैड पे हिट किया एंड देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल मेक द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट. ये खुद भी अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा कंटिन्यूसली. तो उसकी वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से कंटिन्यूसली रीजन में, मतलब आसपास की स्पेस में ऐसे रीजन्स बनते हैं जहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है या एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है. और ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे फिक्स रहेगा. किसी एक जगह पे अभी बहुत हाई डेंसिटी का रीजन बना था, तो अब इसी जगह पर थोड़ी देर में एक लो डेंसिटी का रीजन भी बनेगा. और ये जो थोड़ी देर की मैंने बात की, ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है, यानी हो सकता है ये मिली सेकेंड में हो जाएगा. तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्टर्बेंस ऑफ डेंसिटी इन द एयर, यानी हवा में डेंसिटी का डिस्टर्ब होना. देख रहे हैं आप, एक रीजन में मैंने बहुत हाई डेंसिटी बनाई,
जैसे ये वाला रीजन हाई डेंसिटी का रीजन इतना, और ये रीजन यहाँ से लो डेंसिटी का रीजन। अब फिर यहाँ से अगेन ये मैंने ऐसे सोचिए कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही थी और एक सिंगल मोमेंट पे फ़ोटो खींची गई, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगले मोमेंट ये बदल जाएगा, अगले मोमेंट जहाँ पे मैंने डॉट्स को पास दिखाया है, अगले मोमेंट वही डॉट्स एक दूसरे से दूर होंगे उसी जगह पे, तो द इमेज दैट यू विल गेट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। बट हाँ, फिर से कॉमन चीज़ क्या होगी कि अगेन आपको रीजन दिखेंगे कि अगेन हाई डेंसिटी वाले रीजन दिख रहे हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी एंड देन अगेन लो डेंसिटी। And then again सो बस मैं अभी इतना ही बनाऊंगी। इतना सोचिए, जो हाई डेंसिटी रीजन्स होते हैं इनको बोला जाता है कंप्रेशंस। क्यों कंप्रेशंस? वाई? बिकॉज particles come closer here and density of space increases। जब particles छोटी सी जगह में बहुत पास पास आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। आप कह सकते हैं रीजन ऑफ हाई डेंसिटी। और अगर मैं कहूँ इस रीजन को, तो दिस इज योर रेयरफैक्शन। You can say region of low density because particles are far from each other, एक दूसरे से दूर दूर हैं। So sound wave is produced by sorry alternate regions of high density and low density। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के रीजन से बनती है साउंड, यानी कि आपका इस साउंड हाई डेंसिटी रीजन कंप्रेशन, लो डेंसिटी रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, देन रेयरफैक्शन। इट वुड कंटिन्यू till the time the air reaches, and it would happen throughout the medium. Density across the medium, or you can say density formed alternatively। alternatively word लिखना ज़रूरी है क्योंकि एक के बाद एक है। across the medium, okay? So this is how the sound is produced and travels across space। it will keep on vibrating and continuously यहाँ पे regions of high density low density बनते जाएंगे, और वो continuous नहीं रहेंगे। continuous in the sense कि एक ही जगह पर सेम ही रीजन बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। अगले मोमेंट यहाँ पे रेयरफैक्शन बनेगा, यहाँ कंप्रेशन, यहाँ रेयरफैक्शन, यहाँ कंप्रेशन, ओके? तो अब सोचना ये है कि ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट इट इन फिजिक्स टर्म्स। फिज़िक्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फिज़िक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेव डायग्राम्स। और वेव डायग्राम्स बनते कैसे हैं? वेव डायग्राम्स ऐसे बनते हैं कि जब वेव ट्रैवल कर रही है तो वो क्या कर रही है? मीडियम के अक्रॉस एक चीज़ को बदल रही है, ज़्यादा बदल रही है। कोई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एकदम से बहुत हाई वैल्यू हो रही है। पॉइंट मतलब पॉइंट, रीजन की बात नहीं कर रही। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं है। यानी अगर मैं एयर की डेंसिटी ही कहूँ, एक तरफ मैंने डेंसिटी दिखा दी और दूसरी तरफ मैं दिखा रही हूँ स्पेस, यानी कि पोजीशन, कि स्पेस में मैं कहाँ चल रही हूँ। तो स्पेस में कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो ज़ीरो से जैसे बढ़ती जा रही है, लेस से बढ़ गई, तो वो ये बढ़ रही थी, कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। और एक ऐसे पॉइंट भी थे जहाँ पे एकदम से मैक्सिमम वैल्यू आई थी, फिर उसके बाद वहाँ पे डेंसिटी घटने लगी थी। पर हाँ, अभी भी मीडियम की डेंसिटी, मीडियम की जो नेचुरल डेंसिटी है, जब कोई बात नहीं कर रहा, जब हवा इक्विलिब्रियम पे है,
तब मीडियम की डेंसिटी इतनी है, ये जो हम ज़ीरो से डिनोट कर रहे हैं। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, मीडियम में प्रेशर नॉर्मल है, पर जब हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं तो मीडियम की डेंसिटी एकदम से अपनी पीक वैल्यूज़ पे पहुंचती है ये, और फिर वो रिड्यूस करके भी यहाँ पहुंचती है। मतलब ये पॉइंट हुआ जहाँ पे डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, पर अब ये रीजन है जहाँ डेंसिटी धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में मैं दिखा रही हूँ। इसका माइनस का मतलब क्या है कि अगर मीडियम का प्रेशर 5 पास्कल है तो मीडियम की डेंसिटी या तो 5.5 पास्कल होती है या 4.5 होती है। ये नीचे वाला -0.5 से हम दिखाएंगे, यानी डेंसिटी यहाँ रिड्यूस करती है, यहाँ डेंसिटी बढ़ती है। तो यू कैन सी द डेंसिटी इज रिड्यूसिंग है। और इस जगह में भी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी आई है। अगेन आप इंक्रीज करवाएंगे, ये ऑल्टरनेट रीजन्स बन रहे हैं। कहाँ पे? स्पेस के अक्रॉस। सो ये वाला रीजन मेरा क्या बना? ये कंप्रेशन का रीजन है, ये मेरा रेयरफैक्शन का रीजन है। अगेन ये मेरा कंप्रेशन का रीजन है, ये मेरा रेयरफैक्शन का रीजन है। ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं? जहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ये पूरी लाइन इक्विलिब्रियम की है, यानी एक ऐसी एयर डेंसिटी जो तब मेंटेन हो रही है मीडियम में जब कोई बात नहीं कर रहा या कोई सोर्स साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस करते ही मीडियम के अक्रॉस रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी लो डेंसिटी बन गए हैं ऑल्टरनेटिवली, और ये टाइम के साथ भी बदलेंगे। अभी आपने पोजिशन के साथ देखा है, ये टाइम के साथ भी बदलेंगे। ओके, सो दिस आर द पॉइंट। अब ये जो कंप्रेशन मैंने बनाया है, इस कंप्रेशन में भी बीच में एक रीजन होता है, एक पॉइंट होता है, छोटी सी लाइन सोचो, या एक पोजीशन होती है जहाँ पे डेंसिटी ने मैक्सिमम आना है। और ऐसी रेयरफैक्शन में भी एक जगह होती है जहाँ पे इस डेंसिटी ने एकदम मिनिमम आना है। तो ऐसी चीज़ को फिज़िक्स के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। वो पॉइंटर्स जहाँ डेंसिटी मैक्सिमम आए या पीक्स क्रिएट हों वेव में। और ये रेयरफैक्शन, इन्हें क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन की वो पॉइंट्स जहाँ पे डेंसिटी ने मिनिमम आना है उन्हें बोलते हैं ट्रफ्स। तो ये सब आपके क्या हैं? ट्रफ्स। नीचे वैलीज। ट्रफ्स मतलब वैलीज में लीस्ट डेंसिटी के पॉइंट, और क्रेस्ट हाई डेंसिटी के पॉइंट कहाँ पे? पीक्स पे। ओके, अब ये जो बन गया है, ये आपने क्या दिखाया है? डेंसिटी का वेरिएशन। पर जब इसे मैथ्स की टर्म्स में पढ़ा जाता है तो ये एक साइनोसॉइडल वेव आती है, जिसको मैथ्स में बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते भी हैं। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है, वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव अगर बतानी है तो क्या है। तो एक बात सोचिए कि अगर वेव रिपीटेड मोशन से बनती है, रिपीटेड पैटर्न है ना, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं एक कंप्रेशन की ये लेंथ और एक रेयरफैक्शन की ये लेंथ, जो दोनों के दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं, इस लेंथ को कंसिडर करूं तो मुझे एक साइकिल मिल रही है, और यही साइकिल क्या होगी? आगे रिपीट भी होगी। यस, यू कैन सी 1 2। सो अगर मुझे कहना है कि द पाथ कवर्ड बाय वेव इन वन वेव साइकिल, एक वेव साइकिल आप उसमें यूं भी बना सकते हैं, ये एक वेव साइकिल में पाथ कवर्ड बाय वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। एक वेव साइकिल में जो पाथ ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो वेव कवर करती है, उसे उसकी क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट्स यूनिट, अब मैंने कहा जब ये पाथ कवर्ड है, जब लेंथ है ये, इट्स यूनिट इज मीटर। ये लैम्डा से डिनोट होती है, ये उल्टा वाई होता है। यस, इट्स यूनिट इज मीटर एंड दैट्स ऑल। और हाँ, ये आप देख सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पता लगा पाएंगे कि कौन सी किसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है और किसकी वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट इज, अगर मैं वेव का पैटर्न, यही वाला पैटर्न एक ही पोजीशन पे बनाऊँ, यानी आई डू नॉट सी इट एट अदर पोजिशंस बट एट वन कॉमन पोजिशन, जैसे कि मेरे पास ये है। अगर मैं बेस पे टाइम ले लूँ और ऊपर ले लूँ डेंसिटी, और ये पोजीशन क्या है? एक ही पोजीशन है, तो एक फिक्स पोजीशन पे जब वेव ट्रैवल कर रही है तो देखो ऐसे टाइम भी आएगा जब डेंसिटी वापस बिल्कुल नेचुरल वैल्यू पे पहुंचेगी। जैसे मैंने कहा था 5 पास्कल का प्रेशर हो गया, यहाँ पे 5.5 हुआ है, यहाँ पे 4.5 हुआ है।
5 पास्कल कौन सा वाला प्रेशर है, मतलब 4.5 तो मैं ये दिखा रही हूँ, पर आप इसको यूँ कह सकते हैं माइनस में 0.5 पास्कल, और ये आप कह सकते हैं प्लस में 0.5 पास्कल। तो जब मैं ये बता रही हूँ आपको, तो पॉइंट ये है कि एक फ़िक्स पोजीशन पे ऐसे वाले टाइम भी होंगे जब आपकी वैल्यू मतलब इन अ सेंस नॉर्मल एयर डेंसिटी के बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने एक T/2 लिखा है, एक T लिखा है, उसे छोड़ते हैं, हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में डेंसिटी नॉर्मल पे वापस आ रही है और फिर वापस रिपीट कर रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में, और कितनी देर में वापस आ रही है, T टाइम में। तो यू कैन सी अगेन द डेंसिटी वॉज इंक्रीजिंग द सेम वे, बट हाँ एक फिक्स टाइम पर ऐसा हो रहा था कि डेंसिटी एकदम से बढ़ रही थी, एक ही जगह पर एक फिक्स टाइम पर डेंसिटी एकदम से बहुत हाई वैल्यू पे भी जा रही थी, और उसी जगह पर कुछ टाइम बाद वो डेंसिटी मिनिमम वैल्यू पे भी जा रही थी, फिर वो डेंसिटी फिर बढ़ रही थी उसी पोजीशन पे, अगेन एक पीक आ रही थी, और उसी पोजीशन पे थोड़ी देर बाद डेंसिटी फिर रिड्यूस करके अपनी लीस्ट वैल्यू पर भी पहुंच रही थी, जैसे वो जो वैल्यूज हमने बात की थी, और ये पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। इसमें अगेन कितना टाइम लग गया, 2t, यहाँ पे कितना लगेगा, 3t/2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक वेव साइकिल ही है, ये है तो मेरा कंप्रेशन ही, और ये है मेरा रेयरफैक्शन ही। अगेन ये भी कंप्रेशन, ये भी रेयरफैक्शन, जो एक ही पोजीशन पे बन रहे हैं। तो अब जब ये वेरिएशन मैंने टाइम के साथ देखी है, तो अगर मैं इस चीज़ को मेजर करने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा, एक टाइम, और कौन सा टाइम, टाइम पीरियड। आपको कहा था मैंने एक वेव साइकिल, तो यू कैन से द टाइम टेकन बाय वेव to create one wave cycle is time period, कैपिटल T। एक वेव साइकिल में लगने वाला टाइम, जो एक वेव साइकिल की लेंथ कितनी थी, लैम्डा, और उसी वेव साइकिल का टाइम कितना है, टाइम पीरियड। या अब मैं एक बात और आपको इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के डिस्टेंस को तो आप वेवलेंथ कहते हैं। ऑल्टरनेटिव कंप्रेशन में क्रेस्ट, ऑल्टरनेटिव जो क्रेस्ट आ रहे हैं, पीक्स, उनके बीच की दूरी को भी आप लैम्डा कहेंगे। ऑल्टरनेटिव ट्रफ जो आ रहे हैं उनके बीच की दूरी को भी लैम्डा कहेंगे। आगे जाके जब आप क्लास 11th या 12th में इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी दो पॉइंट्स जिनके बीच जो सेम मतलब सेम फेज़ में है, अब ये फेज़ वगैरह थोड़ी हायर टर्म्स हैं, तो अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि ये लैम्डा है, मतलब ये दो पॉइंट्स, एक वेव साइकिल में ट्रैवल हुआ हुआ लेंथ इज वेवलेंथ, दो क्रेस्ट कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के आने के बीच के डिस्टेंस को भी लैम्डा कहते हैं, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के लेंथ को भी लैम्डा कहते हैं, और ऐसे ही आपके पास एक वेव साइकिल का टाइम पीरियड है। ये भी अब इसमें भी ये कह सकते हो आप कि ये वाला टाइम भी टाइम पीरियड के बराबर ही होगा, दो ट्रफ्स के बीच का टाइम भी टाइम पीरियड के बराबर होगा। या सो आपके पास एक वेवलेंथ आ गई, एक टाइम पीरियड आ गया। अब आती है बात स्पीड ऑफ वेव की। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर बात यह है कि वेव एक्सेलरेट तो करती नहीं है, वेव पे कोई धक्का नहीं लगा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कर सकते कि पार्टिकल्स एक्सेलरेट करें, वो कंटिन्यूसली वो ट्रैवल तो कर नहीं रहे, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट पुशिंग देम दैट दे इंक्रीज देयर एम्पलीट्यूड विद द टाइम। ठीक है, तो जब आप उनकी स्पीड को एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा ऐसे बढ़ा नहीं सकते, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपने एक्सेलरेट नहीं किया वेव को। डेफिनेटली कुछ वेव ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगी जिनका सोर्स ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, पर जो पर्टिकुलर वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से वो एक ही स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, अब उसके बेसिस पे हम निकालेंगे उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव निकालना है मुझे, तो मेरे पास एक कॉमन डिस्टेंस जो अभी अभी मैंने निकाला वो था लैम्डा। यस, सो लैम्डा मैंने डिस्टेंस में लिखा, वो वन वेव साइकिल का डिस्टेंस है बाय वेव टू क्रिएट वन वेव साइकिल। अब उसी वेव साइकिल को क्रिएट होने में टाइम जो लगा वो कितना है, टाइम पीरियड। लैम्डा अपॉन टी आपके पास है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया लैम्डा अपॉन टी, जिसको आप फर्दर लिखेंगे लैम्डा इंटू 1/t। अब मैं चाहती हूँ कि ये 1/t भी कोई क्वांटिटी होती तो फ़ायदा हो जाता, ताकि फॉर्मूला और इजी फॉर्म में आता। तो ये जो 1/t है ये क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी का नाम है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स प्रोड्यूस्ड in 1 second is called as frequency of a wave. यानी 1 सेकेंड में एक वेव कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, या सॉरी 1 सेकेंड में एक वेव कितनी वेव साइकिल्स प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि अगर मेरे पास एक वेव मैं यहाँ से बनाऊँ, यहाँ पे मैं टाइम दिखाऊँ, तो ये देखो पहली वेव साइकिल, दूसरी वेव साइकिल, तीसरी वेव साइकिल, और लेट्स से 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो यू कैन सी एक वेव साइकिल ये बनी, दूसरी वेव साइकिल ये बनी, तीसरी वेव साइकिल ये बनी, यानी 1 सेकेंड में 3 वेव साइकिल्स बनी हैं। यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हर्ट्स। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। इसको कायदे से डिनोट किया जाता है, सिंबल डिनोटेड बाय म्यू। फिजिक्स की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के सिंबल्स मिलते हैं, दैट दे आर यूजफुल फॉर अस, हम डिनोट करते हैं, बट एट टाइम्स द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज विद दैट। सो अगर आपको म्यू वाला सिंबल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट होके एफ डाल लीजिए, एफ मेंशन कीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्स। जिन यूनिट भी आपको पता है, फिजिक्स में यूनिट्स बहुत मैटर करती है, हर आंसर में आपको यूनिट लिखनी चाहिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, आपको ये पता है कि 1 सेकेंड में इतनी बनी है। तो अगर 1 सेकेंड में 3 वेव साइकिल्स बनी है, तो एक वेव साइकिल कितने टाइम में बनेगी? 1/3 सेकेंड्स में। यस, तो बस जब एक वेव साइकिल का आपको टाइम मिल गया तो वो क्या होता है, याद कीजिए, अभी बात की थी हमने, टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम कवर्ड फॉर 1 वेव साइकिल, दैट इज़ 1/3 सेकेंड टाइम पीरियड ये हो जाएगा। इससे हम इस रिलेशन पे पहुंचते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। ओके, दिस इम्प्लाइज इज एफ इक्वल टू 1/t। बस अब आप इसको दिमाग में रखिए। आपके पास 3 फीचर आ गए हैं। स्पीड वेव की क्या हो गई? v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t था, और मैं क्या कर सकती हूँ कि लैम्डा इंटू एफ भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, स्पीड ऑफ वेव किस में मेजर होगी? मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, कीप दैट इन माइंड। इस पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। साउंड वेव की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होती है, कई बार 342 मीटर पर सेकेंड, 344। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड वेव भी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं हाई स्पीड से, और जब वो हाई स्पीड से वाइब्रेट कर सकते हैं तो वो साउंड को भी ज़्यादा स्पीड से ले जा सकते हैं आगे। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। इस पर एक अच्छा एको का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, एको पे, रिवर्बरेशन पे, और थोड़ा सा सोनार का प्रिंसिपल कर लेंगे, एंड देन दैट्स वे द चैप्टर वुड बी कंप्लीट। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।